नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। बड़े चुनावी वादे यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दैनिक भास्कर। अनुच्छेद 370 पर देश की संप्रभुता बरकरार। एक और ऐतिहासिक दिन दैनिक जागरण। जम्मू कश्मीर में आगे की चुनौतियां। अनुच्छेद 370 के बाद बिजनेस स्टैंडर्ड। ओपन एआई बोर्ड में खामी या सीईओ की सितारा हैसियत। उचित फैसला जनसत्ता। सर्वोच्च फैसले के बाद कितना बदल जाएगा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। बड़े चुनावी वादे यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। दैनिक भास्कर। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा ने धान का एमएसपी 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का जैसे ही वादा किया, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिए। ऐसे रेट के लिए न तो किसी संस्था से अध्ययन करवाया गया, न ही ये देखा गया कि इससे बाजार में धान के दाम की क्या स्थिति होगी। जाहिर है पूरे देश के किसान अब ये मानने लगे हैं कि भाजपा न का 3100 रुपया दे सकती है। आम चुनाव के दौरान जाने अनजाने में ये एक नई मुसीबत बनने जा रही है। इस होड़ में कई राजनीतिक दल यह नहीं देख रहे हैं कि ऐसे बातों को क्या वाकई दीर्घकाल तक अमल में लाया जा सकता है। फिर उन्हें अब यह भी नजर नहीं आ रहा है कि इसे बाजार में कितनी उथल पुथल होगी। पंजाब और हरियाणा के अलावा पश्चिमी यूपी के किसान अभी से ही धरने की धमकी दे रहे हैं और आम चुनाव के लिए बचे 5 महीनों में गेहूं और धान के एमएसपी में जबरदस्त बढ़ोतरी की मांग की जाएगी। भाजपा के पास देश भर में इस रेट को लागू करने से बचने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने आगामी गेहूं 2024-25 और विगत धान 2023-24 का एमएसपी क्रमशः 2275 और 2183 रुपए तय किया है। सरकारी अनुमान है कि इस रबी सीजन में गेहूं की बुआई में देरी और रकबा कम होने से उत्पादन कम होगा। लगभग यही आशंका पिछले खरीफ सीजन में धान को लेकर है, क्योंकि पूरे सीजन में बारिश सामान्य रही है, लेकिन कुछ महीनों में अतिवृष्टि और अनावृष्टि की वजह से उत्पादन पर असर पड़ा है। यानी सरकार को सार्वजनिक वितरण के लिए फ्री राशन खरीद करना मजबूरी होगी और अगर वह किसानों के दबाव के आगे झुकती है तो महंगे दामों पर खरीद कर खजाना खाली करना होगा। अनुच्छेद 370 पर देश की संप्रभुता बरकरार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 335 को निरस्त करने पर 11 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरह से उचित है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी भली बात माना है कि 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ पीढ़ियों से कवियों, कलाकारों और हर भारतीय के दिल को मंत्रमुग्ध करते रहे। लेकिन पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर के अनेकानेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता देखी गई जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वहाँ के हालात कुछ ऐसे थे जिससे जम्मू कश्मीर के परिश्रमी, प्रकृति प्रेमी और स्नेह से भरे लोगों को भी रूबरू नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश सदियों तक उपनिवेश बने रहे, विशेषकर आर्थिक और मानसिक रूप से पराधीन रहने के कारण तब का समाज एक प्रकार से भ्रमित हो गया। अत्यंत बुनियादी विषयों पर स्पष्ट नजरिया अपनाने के बजाय दुविधा की स्थिति बनी रही, जिससे और भ्रम उत्पन्न हुआ। अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान हुआ। देश की आज़ादी के समय तब के राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था, लेकिन तब के बजाय उसे भ्रमित समाज का दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया गया। भले ही इस वजह से दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करनी पड़ी, मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला है। मेरी अवधारणा सदैव ही ऐसी रही है जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि ये विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग मिला था और वे लंबे समय तक सरकार में बनी रह सकते थे। फिर भी उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल छोड़ा और कठिन रास्ता चुन लिया। भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, लेकिन उनके अथक प्रयासों और बलिदान से करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए। कई वर्षों बाद अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का प्रभावशाली संदेश दिया, जो सदैव ही प्रेरणा का महान स्रोत भी रहा है। मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था वह हमारे राष्ट्र और वहाँ के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात था। मेरी यह भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलम को लोगों के ऊपर हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो उसे जरूर करूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था। सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 370 और 335 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। ये अनुच्छेद एक अटूट दीवार की तरह थे तथा गरीब, वंचित, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए पीड़ादायक थे। अनुच्छेद 370 और 35 के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अधिकार और विकास कभी नहीं मिल पाया जो उसके साथ ही
देशवासियों को मिला। इन अनुच्छेद के कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गई। देश के कई लोग जो जम्मू कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना चाहते थे, ऐसा करने में असमर्थ थे, भले ही उन लोगों ने वहां के लोगों के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस किया हो। एक कार्यकर्ता के रूप में जिसने पिछले कई दशकों से इस मुद्दे को करीब से देखा हो, मैं इस मुद्दे की बारीकियों और जटिलताओं से भलीभांति परिचित था। मैं एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था, जम्मू कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं और वे अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो। इस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय हमने 3 बातों को प्रमुखता दी: नागरिक की चिंताओं को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी विश्वास का निर्माण करना तथा निरंतर विकास को प्राथमिकता देना। 5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। हमारी संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय पारित किया और तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदलाव आया। न्यायिक अदालत का फैसला दिसंबर 2023 में आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की गति को देखते हुए जनता की अदालत ने 4 साल पहले ही अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त करने के संसद के फैसले का जोरदार समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपने एक फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया है कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है। एक और ऐतिहासिक दिन, दैनिक जागरण। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराकर इस विभाजनकारी और भेदभाव करने वाले संवैधानिक प्रावधान को समय के लिए इतिहास में दफन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उतना ही ऐतिहासिक है जितना 4 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 के साथ 35 को हटाने का मोदी सरकार का साहसिक निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अनुच्छेद 370 की बहाली का दिवसों में देख रहे नेताओं को भी सच का सामना करने का संदेश दिया। उन्होंने यह संदेश खुले मन से ग्रहण करने के साथ ही कश्मीर घाटी के लोगों को यह झूठा दिलासा देना बंद कर देना चाहिए कि उनके प्रयत्नों से भविष्य में कभी इस अनुच्छेद की बहाली हो सकती है। ऐसा कुछ इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और संसद के जरिए उसे हटाने का जो निर्णय लिया गया है वह विधि सम्मत था। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इस अनुच्छेद की बहाली का रास्ता भी करीब करीब बंद कर दिया है। यदि इस अस्थायी अनुच्छेद के समय रहते निष्प्रभावी कर दिया गया होता तो संभवतः जम्मू कश्मीर में अलगाववाद एवं आतंकवाद ने सिर नहीं उठाया होता और वहां इतनी तबाही नहीं होती। यह अनुच्छेद केवल अलगाववाद का जरिया ही नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर के वंचित वर्गों के अधिकारों का निर्माता से दमन करने वाला भी था। इस अनुच्छेद के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जान बचाकर आए लोगों के साथ तो अन्याय हो ही रहा था, आरक्षित वर्गों के उन अधिकारों का हनन भी हो रहा था जो संसद की ओर से बनाए गए कानूनों के चलते उन्हें मिलना चाहिए था। यह एक विडंबना ही है कि अनुच्छेद 370 की अन्यायपूर्ण प्रकृति के बाद भी संकीर्ण राजनीतिक कारणों से यह दुष्प्रचार किया जाता रहा था वह तो जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अगले वर्ष सितंबर तक चुनाव कराने के साथ ही केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को जितनी जल्दी संभव हो बहाल करने का भी निर्देश दिया। ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन तभी जब वहां से जबरन निकाले गए कश्मीरी हिंदुओं को वापसी का रास्ता साफ हो सके। बीते 4 दशकों में कश्मीर में अत्याचार और दमन के साथ लाखों कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ है और वे अपने ही देश में जिस तरह शरणार्थी बनने को विवश हुए हैं वो एक ऐसी त्रासदी है जिसे भूला नहीं जाना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के घावों को भरने के लिए दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर सत्य एवं सुलह आयोग गठित करने का निर्देश दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान समेत देश विरोधी अन्य शक्तियों का बौखलाना स्वाभाविक है, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। जम्मू कश्मीर में आगे की चुनौतियां। विजय क्रांति लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस साहसिक कदम को चुनौती देने और कई बदलाव लाने के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। इस फैसले ने अलगाववादियों और संवैधानिक तौर पर राज्य के अलग दर्जे का दावा करने वालों के तर्कों को यह कहकर सदैव के लिए खारिज कर दिया कि भारत में विलय के फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान के अधीन आ गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति और संसद के अधिकारों को भी न्यायसंगत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को यथाशीघ्र बहाल करे। उसे चुनाव आयोग को अगले वर्ष सितंबर तक विधानसभा चुनाव करने को भी कहा। गत दिवस ही लोकसभा से पारित जम्मू कश्मीर संबंधी 2 विधेयक राज्यसभा में पेश हुए। इनमें से एक विधानसभा के पुनर्गठन और 114 सीटों वाली राज्य विधानसभा में कश्मीरी विस्थापितों के लिए 2 और 1947 के पाकिस्तानी हमले के कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके से विस्थापितों के लिए 1 सीट नामित करने का प्रावधान है।
दूसरे विधेयक में राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण समेत वही अधिकार देने की व्यवस्था है जो शेष भारत में इन वर्गों को मिले हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाना स्वाभाविक है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीर घाटी में अलगाववाद के लिए जिम्मेदार दो कारक आज भी मौजूद हैं। एक है वहां की विधानसभा में पीओजेके के नाम पर 24 सीटें खाली रखकर पूरे प्रशासन व विधायी शक्तियों पर कश्मीर घाटी का दबदबा बनाए रखना। दूसरा है देश दुनिया में कश्मीर को लेकर भारत विरोधी नैरेटिव पैदा करने वाले तंत्र की अनदेखी करना। यही तंत्र देश दुनिया में कश्मीर घाटी को लेकर भारत विरोधी नैरेटिव मुहैया कराता है। कश्मीरी हिंदियों के साथ पीओजेके से विस्थापित समुदाय जम्मू कश्मीर और विधानसभा पर कश्मीर घाटी के दबदबे को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनकी आपत्ति है कि 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी चहेते शेख अब्दुल्ला को राज्य का प्रधानमंत्री बनाकर राज्य विधानसभा के परिसीमन की जो छूट दी है उसे भारत विरोध और अलगाववाद में ऐसा बीज बो दिया है जो समय के साथ विष वृक्ष बन गया है। उस परिसीमन में शेख ने 100 सीटों वाली विधानसभा का गठन किया है, जिसमें 43 सीटें कश्मीर घाटी के लिए, 30 जम्मू के लिए और 2 सीटें लद्दाख के लिए रखी गई। बाकी सीटें इस आधार पर खाली छोड़ दी गई हैं कि जब पीयूके भारत में वापस आएगा तब वहां के प्रतिनिधियों से इन सीटों को भरा जाएगा। 1957 के जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधित्व एक्ट के रास्ते इसी व्यवस्था पर कानूनी मुहर लगा दी गई थी और बाद में 1995 में के पुनर्गठन में विधानसभा की 111 सीटों में से कश्मीर घाटी के लिए 46, जम्मू के लिए 37 और लद्दाख के लिए 4 सीटें और पीओके के नाम पर 24 सीटें छोड़कर तय कर दिया गया था कि 87 सीटों वाली विधानसभा में कश्मीर घाटी का प्रभुत्व रहेगा। विस्थापित संगठित इससे चिंतित हैं कि दोनों प्रस्तावित समाजों को कुल मिलाकर केवल 3 नामित सीटें देकर विधानसभा पर कश्मीर के वर्चस्व को अनंत काल के लिए मान्यता दी जा रही है। न्यायसंगत यह होगा कि सदन में खाली रखी गई 24 सीटों में से 12 कश्मीरी विस्थापितों और बाकी 12 पीओजेके विस्थापितों से भरकर ऐसी विधानसभा का गठन किया जाए जिसमें अन्याय के शिकार नागरिकों का प्रतिनिधित्व होने के साथ कश्मीर घाटी के एक पक्षी दबदबे से मुक्ति मिले। यदि विधानसभा के मौजूदा स्वरूप में ही चुनाव कराए जाते हैं तो भारत विरोधी शक्तियां वहां की सत्ता संभालने के अगले ही दिन ऐसा इकोसिस्टम पैदा कर सकती हैं जिससे मोदी शाह के प्रयासों से स्थापित शांति फिर भंग हो सकती है। ऐसा हुआ तो कश्मीर फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां वह अगस्त 2019 से पहले था। कश्मीर पर खड़े किए गए भारत विरोधी नैरेटिव को समझने के लिए ध्यान देना होगा कि वहां के सूचना तंत्र में भारतीय पक्ष को रखने वालों की अनुपस्थित थी। कश्मीर में करीब करीब सभी अंग्रेजी दैनिकों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 172 पत्रकारों में से 3 को छोड़कर बाकी सभी कश्मीरी मुस्लिम हैं। इन पत्रकारों को भारत विरोधी ठहराना एकदम गलत होगा, पर पिछले 30 साल से कश्मीर घाटी को लेकर छपने वाली खबरें और उनके तेवर दिखाते हैं कि कोई स्थानीय पत्रकार भारत विरोधी, अलगाववादी और आतंक समर्थक ताकतों को नाराज कर खुद को या अपने परिवार को जोखिम में नहीं डाल सकता। घाटी में ऐसे कथित पत्रकारों की संख्या भी कम नहीं है जो पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में इस तरह की आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता कि जम्मू कश्मीर विधानसभा पर कश्मीर घाटी के प्रभुत्व को खत्म किए बिना चुनाव कराने से घाटी का राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होना कठिन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच संवैधानिक संबंधों के बारे में चली आ रही बहस को हमेशा के लिए खत्म करने का स्वागत योग्य काम किया है। वह आवश्यक है कि अब राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जाए और अलगाववादी तेवर वाले सूचना तंत्र पर लगाम लगाई जाए। अनुच्छेद 370 के बाद बिजनेस स्टैंडर्ड। केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर प्रांत का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्ति किए जाने के 4 वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस कदम की संवैधानिकता पर मुहर लगा दी। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस विषय पर विभिन्न याचियों द्वारा उठाए गए तमाम प्रश्नों का जवाब दिया है जो केंद्र सरकार के निर्णय के हक में है। यहाँ तक कि उठाए गए कुछ खास बिंदुओं को लेकर भी केंद्र सरकार अदालत के निर्णय से खुश होगी। न्यायाधीशों ने कहा कि पहली बात तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होने का राज्य को भारत के भीतर विशेष दर्जा मिलने में कोई योगदान नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 370 हमेशा से अस्थायी प्रावधान था, भले ही उसका उल्लेख संविधान में है। आखिर में अगस्त 2019 की राष्ट्रपति की उद्घोषणाएं कानून और प्रक्रियागत दृष्टि से उचित थी। न्यायमूर्ति कौल के एक अलग लेकिन सहमति वाले निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाया कि जम्मू कश्मीर में एक सत्य एवं सुलह आयोग होना चाहिए। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका वहां की राजनीतिक हकीकतों और मानवाधिकारों संबंधी चिंताओं को लेकर कितनी संवेदनशील है। भविष्य में भी कश्मीर का प्रश्न हमेशा की तरह एक गहन राजनीतिक सवाल बना रहेगा जिसका उत्तर भी प्रक्रियागत नहीं राजनीतिक होगा। तीसरा बिंदु, और उपराष्ट्रपति की घोषणाओं से उत्पन्न संबंधित प्रश्न देश के कई अन्य राज्यों में भी चिंता पैदा करेंगे।
संक्षेप में, पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया, फिर संकेत दिया कि राज्य का राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति राज्य विधानसभा से संबंधित सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। इस तरह उसने संकेत दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति राष्ट्रपति की सहमति के परिणामस्वरूप हासिल की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह शक्ति का अनावश्यक प्रयोग था, जब यह बात भी ध्यान देने लायक है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं के बाद प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और न्यायालय ने अभी इसका अनुमोदन किया है। एकमात्र बिंदु जिस पर न्यायालय ने रोक लगाई है वह क्या है, भारत की संसद के पास यह अधिकार है कि वह एक तरफा ढंग से किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दे। सॉलिसिटर जनरल ने इस बहस के दौरान संकेत दिया था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई। बहरहाल न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की समय सीमा साफ तौर पर तय कर दी। इस निर्णय से राज्यों के मुकाबले केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर करने वाला साबित हो सकता है, खासकर तब जबकि तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां निर्वाचित सरकारों और नियुक्त राज्यपालों के बीच निरंतर विवाद की स्थिति बनी रहती है। ये इस बात को अच्छा नहीं माना जाएगा कि केंद्र सरकार पहले किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए और फिर उसके विभाजन के लिए राज्य विधानसभा के बजाय संसदीय मंजूरी प्राप्त करे। कम से कम देश के उन हिस्सों में तो उसका स्वागत बिल्कुल नहीं होगा जहां केंद्र राज्य संबंधों को लेकर पहले से ही चिंताजनक हालत बनी हुई है। राज्य का दर्जा एक तरफा तरीके से छीनने के मामले में निर्णय की विफलता कई राज्यों को बेचैन कर सकती है। केंद्र के सत्ताधारी दल ने अपने एक ऐतिहासिक एजेंडे के क्रियान्वयन में सांकेतिक विजय हासिल की है। पहुंच इसके तरीके पर जो सवाल उठे हैं वे बरकरार रहेंगे। यदि उन प्रश्नों को हल करना है तो केंद्र सरकार की ओर से अधिक समावेशी तथा सतर्क राजनीति की आवश्यकता होगी। ओपन एआई बोर्ड में खामी या सीईओ को सितारा हैसियत। टीटी राममोहन कंपनी का बोर्ड का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ को निकाल देता है, प्रमुख निवेशक उसे बहाल करता है और फिर बोर्ड को निकाल देता है। ऐसे में कौन किसके प्रति जवाबदेह है? हाल ही में आई तकनीक क्षेत्र की कंपनी ओपन एआई में घटनाक्रम बताता है कि कारोबारी संचालन में किस कदर गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। अधिकांश टीकाकार सोचते हैं कि समस्या ओपन एआई के खराब ढांचे में थी, जहां मुनाफे और गैर मुनाफे वाली कंपनियों का मिश्रण है। ओपन एआई को एक गैर मुनाफे वाली कंपनी के लिए बनाया गया था ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में ऐसा शोध किया जा सके जो सुरक्षित और मानवता की रक्षा करने वाला हो। ऐसे शोध में बहुत अधिक पूंजी लगती है जो आसानी से नहीं मिलती है। इस स्थिति में ओपन एआई ने मुनाफे वाली अनुषंगी कंपनियां बनाई जो पूंजी जुटा सकें और ऐसा अधिशेष जुटाएं जो निवेशकों की हिस्सेदारी चुकाने के बाद मूल कंपनी को जा सके। कहा जा रहा है कि इससे ओपन एआई में ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। एआई को वाणिज्यिक बनाने के लिए ऐसे उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता है जो बाजार के मुफीद हों। इस लक्ष्य का विवादित होना तय था क्योंकि यह सुरक्षा और मानव हित के लक्ष्यों से टकराव वाला है। क्या सच है? कारोबारी संस्थान के बारे में कहा जा सकता है कि उन्हें अंशधारकों की संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देना होता है। बहरहाल हाल के वर्षों में यह अपेक्षा भी बढ़ी है कि उन्हें सामाजिक रूप से भी जवाबदेह होना चाहिए। भारत की कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए रखा जाता है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निरंतरता का भी ध्यान रखा जाता है। आज कॉर्पोरेट बोर्डों के कई लक्ष्य होते हैं जिन्हें संतुलित करने की जरूरत है। इसी तरह ओपन एआई का बोर्ड भी अपने मूल लक्ष्यों को संतुलित करने के तरीके तलाश सकता था। कुछ लोगों ने कहा है कि अत्यधिक छोटा बोर्ड भी समस्या का हिस्सा था। ओपन एआई में आरंभ में 9 बोर्ड सदस्य थे, बाद के वर्षों में 3 सदस्य अलग हो गए और बोर्ड में 6 सदस्य रह गए, जिसमें चेयरमैन और सीईओ शामिल थे। सीईओ को निकालने का निर्णय केवल 4 सदस्यों ने लिया था, जिसमें से एक ओपन एआई के मुख्य वैज्ञानिक थे। उन्होंने बाद में अपने निर्णय पर अफसोस जताया। समस्या बोर्ड आकार नहीं बल्कि उसका स्वरूप था। प्रमुख निवेशक माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रतिनिधि बोर्ड में नहीं था। ऐसा शायद यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था ताकि गैर लाभकारी संस्था वाणिज्यिक प्रभाव से बची रहे। यह एक बड़ी गलती थी। अब यह एक भ्रम है कि गैर लाभकारी संस्था को वाणिज्यिक रुझान की जरूरत नहीं। उसके लक्ष्य गैर लाभकारी हो सकते थे, लेकिन फंडिंग की अनदेखी नहीं की जा सकती। माइक्रोसॉफ्ट को बोर्ड में जगह मिलनी चाहिए थी ताकि उसकी बातें भी दर्ज की जा सकती। संस्था मुनाफा कमाने वाली हो या नहीं, लेकिन मुख्य निवेशक को बोर्ड से बाहर रखना सही नहीं है, खासतौर पर तब जबकि निवेशकों की तादाद पहले ही कम हो। मुख्य निवेशक की भूमिका अहम होती है और वह परिणाम के लिए गैर हिस्सेदार निदेशकों की तुलना में अधिक जवाबदेह होती है। यही वजह है कि भारत सरकार को सरकारी उपक्रमों के बोर्ड में अपने प्रतिनिधि रखनी चाहिए। सरकारी उपक्रमों के बोर्ड को सरकार से इतर पेशेवरों से चलवाने का तरीका सही नहीं। अगर माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड में रहती तो बोर्ड सीईओ को निकालने या ना निकालने के बारे में बेहतर निर्णय ले पाता। सैम आल्टमैन को निकालने वाले 4 सदस्य बोर्ड ने ऐसा शायद दिखाया जो बोर्ड रूम में नजर नहीं आता। क्योंकि इस निर्णय में ओपन एआई के शामिल होने की संभावना थी, इसलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से मशवरा न करके बेहतर किया। कंपनी के बंद होने की संभावना इसलिए थी क्योंकि 90% कर्मचारियों ने आल्टमैन
को निकाले जाने के बाद संस्था छोड़ने की धमकी दी थी। अन्य अफसरों पर बोर्ड के सामने ये खतरे थे कि सीईओ के छोड़ने के बाद कहीं निवेशक साथ न छोड़ दें। इसके सवाल उठता है कि बोर्ड को ऐसे सीईओ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिन्हें सितारा हैसियत हासिल हो। क्या सितारा हैसियत वाले सीईओ से निपटते वक्त बोर्ड ऊंचे सिद्धांतों के साथ काम कर सकता है? प्रमाण तो ये भी है कि सीईओ की बोर्ड ऐसे सीईओ को चुनौती देने से बचते हैं। बेवजह प्रदर्शन खराब करने वाले और निवेशकों को नाराज करने का जोखिम क्यों लेंगे? सीईओ तब सितारा बन जाते हैं जब वे असाधारण प्रतिफल जुटाते हैं। अक्सर असामान्य प्रतिफल अत्यधिक जोखिम से आता है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और लीमन ब्रदर्स के मामले में हुआ। कई बार ये धोखाधड़ी के कारण भी हो सकता है, जैसा कि थेरानोस के मामले में हुआ था, और या फिर जनरल इलेक्ट्रिक की तरह ये गलत धारणा पर आधारित हो सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक के जैक वोल्फ की शख्सियत बहुत अजीम थी। लेसन्स इन लीडरशिप फ्रॉम फेल्च प्रबंधन के विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी किताब बन गई थी। उनकी विरासत थी निर्मम छकनी, असंबद्ध क्षेत्रों में प्रवेश, मुनाफे में सबसे आगे रखना। इन बातों पर आगे चलकर प्रश्न उठे। यहाँ बोर्ड के लिए यह सबक हो सकता था कि उसे सितारा प्रभाव से बचना चाहिए। इससे बचने का एक तरीका यह है कि उत्तराधिकार की योजना बनाई जाए और अगर सीईओ बोर्ड रूम में दबदबा कायम रखने की कोशिश करे तो उसे रास्ता दिखा दिया जाए। परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब उत्तराधिकारी तैयार हो। ओपन एआई का बोर्ड शायद इस पहलू पर नहीं सोच सका। बोर्ड सितारा हैसियत वाले सीईओ को इतनी तवज्जो दे बैठते हैं कि वे उन्हें अपरिहार्य मान बैठते हैं। जो बोर्ड सक्रिय नहीं होते वे अक्सर खराब कारोबारी नतीजों को स्पष्ट करते हैं। बहरहाल, जहां बड़े सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं वहां निजी क्षेत्र के बोर्ड की अपनी सीमाएं होती हैं। जैसा कि लोगों ने कहा कि आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना महत्वपूर्ण है कि उसे केवल कॉर्पोरेट बोर्ड के हवाले नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसके लिए नियमन आवश्यक है। इसके अलावा शास्त्री मरियाना मज्जुकाटो की यह बात भी गौरतलब है कि अक्सर बड़े नवाचार सरकारी धन से हुए हैं, न कि निजी क्षेत्र के धन से। गूगल का सर्च एल्गोरिथम, एलन मस्क की कंपनियां, आईफोन में इस्तेमाल की गई प्रौद्योगिकियां आदि सभी सरकारी धन वाली रही हैं। ओपन एआई के कारण उठे मुद्दों का एक जवाब सरकारी वित्तीय सहायता भी हो सकती है। उचित फैसला जनसत्ता। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने उचित करार दिया है। अदालत की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का फैसला युद्ध जैसी स्थिति में तदर्थ उपाय के रूप में किया गया था। वह स्थायी व्यवस्था नहीं थी। उसे समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को था। हालांकि यह फैसला जम्मू कश्मीर की सियासत में सक्रिय राजनीतिक दलों और कुछ अन्य विपक्षी दलों को रास नहीं आया, मगर कर्ण सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया और सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस फैसले को स्वीकार कर लें। राजा कर्ण सिंह राजा हरि सिंह के बेटे हैं। वे के शासन में जम्मू कश्मीर का भारत गणराज्य में विलय हुआ था और उसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस बात पर मोहर लग गई कि केंद्र सरकार ने कोई असंवैधानिक फैसला नहीं लिया। इस तरह जो राजनीतिक दल इस फैसले से नाखुशी जाहिर कर रहे हैं वे उन्हें भी देर सवेर इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग दर्जा नहीं दिया जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर इसे सियासी मुद्दा बना दिया गया, जिसके चलते इसकी उलझनें बढ़ती गई। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस अनुच्छेद के चलते ही अलगाववादी ताकतों को भी अपनी अंगूठियां बिछाने और पाकिस्तान के साथ नज़दीकी बनाए रखने में मदद मिली। फिर जब भाजपा ने इस अनुच्छेद को समाप्त करने की मांग की तो मांग को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया, तो दूसरे राजनीतिक दलों ने उसके विरोध में इसे कायम रखने की राजनीति शुरू कर दी। तर्क दिए जाने लगे कि जब पूर्वोत्तर के राज्यों का विशेष दर्जा दिया गया है तो जम्मू कश्मीर को देने में क्या हर्ज है, मगर इस तर्क में यह फर्क भुला दिया जाता रहा कि जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा ठीक उसी प्रवृत्ति का नहीं था जो पूर्वोत्तर के राज्यों का है। निसंदेह अनुच्छेद 370 समाप्त होने से जम्मू कश्मीर भी देश की मुख्य धारा से जुड़ गया है और वहाँ सक्रिय अलगाववादी ताकतें कमजोर हुई हैं। इससे वहाँ विकास और नए रोजगार सृजन की संभावनाएं विस्तृत हुई। इसलिए स्थानीय लोगों में इसे लेकर वैसा विरोध नहीं दिखा जैसा सियासी दलों की ओर से दिखता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी राज्य का दर्जा वापस देने और अगले साल सितंबर तक चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। केंद्र इन दोनों बातों के लिए पहले से ही तैयार है। पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संसद को मंजूरी मिल गई। सरकार बार बार दोहराती रही है और इस फैसले के बाद भी कहा है कि वह जल्दी ही राज्य का दर्जा बहाल करेगी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उम्मीद जगी है कि इस दिशा में तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से लोकतंत्र बाधित है। वहाँ चुनाव होने और उसे राज्य का दर्जा मिलने से स्थितियों में तेजी से बदलाव नजर आना शुरू होगा और वहाँ के लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भरोसा बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। स्वाभाविक ही है
इस तरह चरमपंथी गतिविधियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। सर्वोच्च फैसले के बाद कितना बदल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान। SD मुनि, पूर्व राजदूत एवं प्रोफेसर। जम्मू कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यापक परीक्षण की मांग करता है। अदालत ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अपनी बात कही है। प्रधान न्यायाधीश के मुताबिक जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का समझौता किया था, तभी जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी और वह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। देश का संविधान कश्मीर के संविधान से ऊंचा है और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, मगर कुछ निहितार्थ भी इस फैसले में है। मसलन अदालत ने कहा है कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उसने माना कि राज्य का जो बंटवारा हुआ है वह अस्थायी व्यवस्था है और अगर वह अंतरिम कदम है तो उससे पलटना चाहिए। अदालत ने इसके विस्तार में जाने की कोई कोशिश नहीं की कि अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया ठीक थी या नहीं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला अनुच्छेद 356 के तहत किया गया था और अदालत ने यह मान लिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के पास ये ताकत आ जाती है कि वह जो चाहे कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह मान लेंगे कि अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 370 को हटाना अनुच्छेद 356 के तहत ठीक है, तो बाकी तमाम सवाल गौड़ हो जाते हैं। अदालती फैसलों में अगले साल सितंबर तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की बात कही गई है। हालांकि सरकार का रुख यही है कि जब तक सीटों का परिसीमन नहीं होगा चुनाव नहीं हो सकेंगे। कश्मीर के लोग और नेतागण भी यही चाहते हैं कि पहले राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, फिर चुनाव कराए जाने चाहिए, तभी वे इसमें भाग ले सकेंगे। जाहिर है यह विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा है और अदालत इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसे में सरकार को पहले वहाँ के लोगों की बात सुननी चाहिए, उनका मन टोलना चाहिए और फिर चुनाव की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। आखिर कश्मीरियों के मन में क्या है? स्वाभाविक है कि उनके लिए ऐसे फैसलों पर तभी अधिक महत्व है जब उनका जनजीवन सुगम हो जाए और घाटी में शांति पसर जाए। ये काम भी राजनीतिक दलों को ही करना होगा। जब तक यहाँ के लोगों की मुश्किलों को नहीं समझा जाएगा, उनका हल नहीं किया जाएगा या उनके समाधान की रूपरेखा नहीं पेश की जाएगी, तब तक आम कश्मीरी ऐसे फैसलों से खुद को जोड़ नहीं सकेंगे। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार अभी इस स्थिति में है कि जैसा चाहती है वैसा कर सकती है। अगर आम कश्मीरी कहते हैं कि उन्हें अपनी सरकार अपनी मर्जी से चलाने की आज़ादी दी जाए तो हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। ये कोई संप्रभुता का मसला नहीं है और यहाँ आज़ादी को उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं देखना चाहिए। हर चीज़ को राष्ट्रवाद के चश्मे से देखना गलत होगा। हमें कश्मीर का इतिहास जरूर याद रखना चाहिए। यहाँ सभी हुकूमतों के शासनकाल में जरूरी बदलाव हुए। अब उन प्रावधानों का कोई अर्थ नहीं रह गया है जिनके आधार पर इनका भारत में विलय हुआ था। मगर हमें यह भी समझना चाहिए कि बिना किसी पर सवाल उठाए यहाँ पूर्व में शांतिपूर्वक सरकारें चली हैं। भले ही किसी वक्त शेख अब्दुल्ला ने अलग राग अलापा था, लेकिन जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सलाखों के भीतर डाल दिया था। मगर अब ये हालात नहीं है। वहाँ के लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना ही उचित होगा। वास्तव में जम्मू कश्मीर का हित भारत के लोगों में ही निहित है। फिलहाल यहाँ 2 काम किए जाने चाहिए। पहला, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। दूसरा, यहाँ निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराए जाए। घाटी को केंद्र से पूरी मदद की दरकार है। उसका हाथ हमें मजबूती से थामना चाहिए। ईमानदार कोशिश घाटी को खुशहाल और समृद्ध बना सकती है। पूर्व में यहाँ कई ऐसी सरकारें बनी हैं जो सिर्फ कश्मीरियों की रही हैं, इसलिए यहाँ की आवाज़ सुनिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। धन्यवाद।